नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इन स्थलों के बारे में हमने जाना कि ये स्थल कहां से प्राप्त हुए थे, किसने इनकी खोज की थी, किन्होंने उत्खनन किया था, किस नदी के किनारे ये स्थल स्थित थे और इन स्थलों से हमें किस किस सामग्री के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की ओर चलते हैं। आज का सिंधु घाटी सभ्यता का पहला महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है बनावली। आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल बनावली। बनावली बनावली दोस्तों स्थित है हरियाणा में। बनावली स्थित है हरियाणा में। इसकी खोज की यदि हम बात करें तो इसकी खोज 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बनावली की जो हरियाणा में स्थित है, इसकी खोज की गई थी 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। अगर हम बात करते हैं बनावली किस नदी के किनारे स्थित है, तो बनावली दोस्तों स्थित था रंगोई नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रंगोई नदी के तट पर स्थित था बनावली। बनावली हरियाणा में है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी और ये जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है रंगोई नदी। अब हम बात करते हैं बनावली से हमको कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, कौन कौन सी सामग्री यहां से हमको प्राप्त हुई थी। प्राप्त अवशेष या सामग्री। प्राप्त अवशेष या सामग्री। इसकी दोस्तों यदि हम बात करें तो बनावली से मिला है हमको मिट्टी का बना हुआ हल। इंपॉर्टेंट है, कॉलेज लेक्चर में हिस्ट्री, कॉलेज लेक्चर इतिहास के पेपर में यह सवाल पूछा गया था कि मिट्टी का बना हुआ हल कहां से प्राप्त हुआ था। तो मिट्टी का बना हुआ हल, मिट्टी का बना हुआ हल, मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ था बनावली हरियाणा से। तो पहला आपको याद रखना है मिट्टी का बना हुआ हल। दूसरा आपको दोस्तों याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि गेहूं और जौ के दाने जो प्राप्त हुए थे वो हड़प्पा से जो 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे उनके मध्य में गेहूं और जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए थे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि लोथल गुजरात से चावल एवं बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि उन्नत किस्म के जौ के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, जरा ध्यान देना, उन्नत किस्म के जौ, उन्नत किस्म के जौ। अगर आपसे यह पूछा उसने कि जौ के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा जौ के अवशेष प्राप्त हुए थे कहां से? हड़प्पा से। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि उन्नत किस्म के जौ के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, तो उन्नत किस्म के जौ के जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो प्राप्त हुए थे बनावली हरियाणा से। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, यहां से हमको तिल एवं सरसों के ढेर किसके साथ प्राप्त हुए थे? तिल, तिल्ली होती है, तिल एवं सरसों, तिल एवं सरसों के ढेर, तिल एवं सरसों के ढेर भी हमें कहां से प्राप्त हुए थे? तिल एवं सरसों के ढेर भी हमें प्राप्त हुए से बनावली से। तो उन्नत किस्म के जौ, तिल एवं सरसों के ढेर, मिट्टी का बना हुआ हल कहां से मिला है? बनावली से मिला है। यहां से बाणाग्र मिला है, जो बाण होता है वो मिला है, लेकिन वो बाणाग्र किसका बना हुआ था? तांबे का। अगली जानकारी है तांबे का बना हुआ बाणाग्र, तांबे का बना हुआ बाणाग्र।
तो तांबे का बना हुआ बाणाग्र भी कहां से प्राप्त हुआ है? तांबे का बना हुआ बाणाग्र प्राप्त हुआ है दोस्तों, कहां से? बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहां से हमको मात्र देवी की, किसकी? मात्र देवी की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई। मात्र देवी की लघु मृण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई थी? प्राप्त हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि घोड़े की लघु मृण मूर्ति, घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई थी लोथल से। और मात्र देवी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में खुदाई में जो चीज मिली है वो है मात्र देवी की मूर्तियां। इसी कारण कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। इसका सबसे बड़ा कारण खुदाई में अधिकतम मात्रा में मात्र देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। कांसी की बनी नर्तकी की मूर्ति मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो मात्र देवी की लघु मृण मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो कहां से प्राप्त हुई थी? वो प्राप्त हुई थी बनावली हरियाणा से। तो ये अवशेष दोस्तों हमें प्राप्त होते हैं बनावली हरियाणा से। मिट्टी का बना हुआ हल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ था। उन्नत किस्म के जो प्राप्त हुए थे, तिल एवं सरसों के ढेर प्राप्त हुए थे। तांबे का बना हुआ बाणाग्र प्राप्त हुआ था और मात्र देवी की लघु मूर्ति प्राप्त हुई थी बनावली से। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों बनावली के बारे में, वो महत्वपूर्ण चीज ये है, आपको विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की यदि महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी जल की निकासी। जल की निकासी की जो व्यवस्था थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। लेकिन अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जहां से जल की निकासी की व्यवस्था का अभाव था, जल की निकासी की जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी। महत्वपूर्ण विशेषता है लेकिन इसका अपवाद भी है, और इसका अपवाद है क्या? इसका अपवाद है बनावली। तो ये आपको महत्वपूर्ण रूप से ये चीज याद रखनी है, विशेष रूप से इस पर ध्यान देना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जल की निकासी। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जल की निकासी का बनावली में अभाव था, का बनावली में अभाव। विशेष रूप से इस चीज को आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है जल की निकासी। प्रत्येक घर से नालियों के साथ हमें यहां से प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका अभाव हमें मिलता है कहां? बनावली में। तो यह आपको विशेष रूप से याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी घरों में नालियों का होना, इसका अभाव हमें कहां से मिलता है? इसका अभाव मिलता है बनावली में। तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल बनावली। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के अगले महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं, और इस महत्वपूर्ण स्थल का नाम है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा की यदि हम बात करें, धौलावीरा स्थित है गुजरात में। धौलावीरा स्थित है गुजरात में। अगर धौलावीरा की खोज की बात की जाए तो धौलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में, 1967-68 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। 1967-68 ईस्वी में इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी जगपति जोशी द्वारा। आपको याद रखना है धौलावीरा की खोज 1967-68 में कौन करता है? जगपति जोशी। अगर बात की जाए इसके उत्खनन की, तो इसका उत्खनन 1990-91 ईस्वी में, 1990-91 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा। इसका उत्खनन किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने।
इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने 1967-68 में, और इसका उत्खनन किया था 1990-91 ईस्वी में। इसने, उनका नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। उसके बाद यदि मैं बात करूं धौलावीरा, धौलावीरा जो स्थित था, यदि नदी की बात करूं तो ये मानसर और मनहर नालों के मध्य स्थित था। कहां स्थित था? मानसर और मनहर, मानसर और मनहर नालों के मध्य स्थित था। ये मानसर और मनहर नालों के मध्य स्थित था धौलावीरा। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं धौलावीरा के उपनाम की, धौलावीरा को कहा जाता है वीरा का कुआं। क्या कहा जाता है? वीरा का कुआं, वीरा का कुआं कहा जाता है। और धौलावीरा को ही कहा जाता है आयताकार नगर। क्या कहा जाता है? आयताकार नगर कहा जाता है, और वीरा का कुआं कहा जाता है। किस स्थल को? धौलावीरा को। यह आपको याद रखना है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा धौलावीरा। धौलावीरा स्थित था गुजरात में। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में की गई थी जगपति जोशी के द्वारा। इसका उत्खनन 1990-91 ईस्वी में किया गया था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। यह मानसर और मनहर नालों के मध्य स्थित था, और इसको वीरा का कुआं, इसको वीरा का कुआं और आयताकार नगर भी कहा जाता। इसके बाद हम बात करते हैं कि धौलावीरा से हमें कौन कौन से अवशेष या सामग्री प्राप्त हुई थी। प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष या सामग्री, प्राप्त अवशेष या सामग्री की यदि हम बात करें तो दोस्तों जो धौलावीरा है, धौलावीरा के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे, अन्य सभी नगर दो भागों में विभाजित थे। जैसे मैंने आपको बताया था हड़प्पा दो टीलों में बटा हुआ था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक इसी प्रकार जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, वो नगर कितने टीलों में विभाजित थे? दो टीलों में। लेकिन सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? और उस आपका उत्तर होगा वो है धौलावीरा। तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था, एकमात्र नगर था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जो, एकमात्र नगर था जो तीन टीलों में, जो तीन टीलों में विभाजित था। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो तीन टीलों में विभाजित था। तो वो इसमें एक और था मध्यम नगर। तीसरा कौन सा था? मध्यम नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है धौलावीरा, और इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो स्थल था वो कितने भागों में विभाजित था? जो तीन टीलों में या तीन भागों में विभाजित था। ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो नगर कितने भागों में विभाजित था? तीन भागों में। उसका नाम है धौलावीरा। उसके बाद हम अगली बात करें दोस्तों, तो धौलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है धौलावीरा, यहां से हमको किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? यहां से हमें प्राप्त हुए थे स्टेडियम के साक्ष्य। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, यहां से हमको खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के भी साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए थे? विशेष रूप से याद रखना है, स्टेडियम के साक्ष्य भी धौलावीरा से हुए थे,
और खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, जो कि हड़प्पा सभ्यता की पहला प्रमाण है ये, जहां से हमें खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, जो धौलावीरा है, धौलावीरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, यहां से हमको, मैंने आपको बताया था कि जल की निकासी सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, और इसके कहीं यदि साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो वो है धौलावीरा। धौलावीरा से हमको कृत्रिम जल संरक्षण पद्धति या उन्नत जल तकनीक, कृत्रिम जल संरक्षण पद्धति या उन्नत जल तकनीक, या इसे ही कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य आपको विशेष रूप से याद रखना है कि उन्नत जल संरक्षण पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई फव्वारा पद्धति का आपने नाम सुना होगा। तो कृत्रिम जल संरक्षण पद्धति या उन्नत जल तकनीक, या इसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, इसके साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए थे, इसके अवशेष भी हमें कहां से प्राप्त हुए थे, धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। पहली बात, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। दूसरी बात, धौलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगली बात, धौलावीरा से हमें खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद धौलावीरा से हमें कृत्रिम जल संरक्षण तकनीक या उन्नत जल प्रबंधन या वाटर हार्वेस्टिंग के क्या प्राप्त हुए थे, साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये आपको याद रखना है, किसके बारे में, धौलावीरा के बारे में। उसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण स्थल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, अगला महत्वपूर्ण स्थल है हमारा, इसका नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो स्थल है ये स्थित है गुजरात में। याद रखना है आपको, सुरकोटदा स्थित है गुजरात में। पहली बात, सुरकोटदा स्थित है गुजरात में। अगर बात की जाए सुरकोटदा की खोज की, तो सुरकोटदा की जो खोज की गई थी, इसकी खोज 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में किसने की थी, जगपति जोशी। सुरकोटदा की खोज 1960 ईस्वी में की गई थी जगपति जोशी द्वारा। सुरकोटदा स्थित है गुजरात में। अगर सुरकोटदा के हम अवशेषों की बात करें कि सुरकोटदा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं या कौन कौन सी सामग्री हमें सुरकोटदा से प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण जो अवशेष यहां से प्राप्त हुआ है, तो कई बार पूछा गया है, वो है घोड़े की अस्थियां। घोड़े की अस्थियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां। दूसरा हमें यहां से मिला है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तीसरा हमें यहां से मिला है तराजू का पलड़ा। तीसरा मिला है तराजू का पलड़ा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, यहां से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ है और यहां से तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा जो है ये स्थित है गुजरात में और इसकी खोज 1960 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। ये महत्वपूर्ण स्थल है सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, घोड़े की अस्थियां। घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी कहां से, सुरकोटदा से, और घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई थी लोथल से। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। तो एक छोटा सा स्थल था सुरकोटदा।
इसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण स्थल की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला महत्वपूर्ण स्थल है रोपड़। रोपड़ की यदि हम बात करें तो रोपड़ स्थित है पंजाब में। पहली बात, रोपड़ कहां स्थित है? रोपड़ स्थित है पंजाब में, पंजाब में स्थित है। अगर रोपड़ की खोज की बात की जाए तो रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में की गई थी। 1950 ईस्वी में ब्रजवासी लाल द्वारा, ब्रजवासी लाल या बीबी लाल, ब्रजवासी लाल या बीबी लाल द्वारा इसकी खोज की गई थी 1950 में। यदि इसके उत्खनन की बात की जाए, उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन किया गया था 1953 से 1956 के मध्य। 1953 से 1956 ईस्वी के मध्य इसका उत्खनन किया गया था। इनका उत्खनन किया था किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। इसका उत्खनन किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। और इन्हीं यज्ञदत्त शर्मा को कहा जाता है वाई.डी. शर्मा। वाई.डी. शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा इंपॉर्टेंट है। वाई.डी. शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 में इसका उत्खनन किया था, जबकि 1950 ईस्वी में ब्रजवासी लाल ने इस स्थल की खोज की थी, जिसका नाम है रोपड़। तो आपको ध्यान रखना है कि रोपड़ की खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? रोपड़ की खोज की गई थी ब्रजवासी लाल के द्वारा। इसका उत्खनन किया गया था 1953 से 1956 ईस्वी के मध्य यज्ञदत्त शर्मा ने। देखो, यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, और वो महत्वपूर्ण सवाल ये है जो आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात का मतलब है आफ्टर 1947, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया एवं उत्खनित किया गया, एवं उत्खनित किया गया, उत्खनित किया गया प्रथम स्थल कौन सा था? प्रथम स्थल। तो देखिए, विशेष रूप से आपको याद रखना है ये, इसकी खोज हुई थी 1950 में। ये खोज की थी ब्रजवासी लाल ने। इसका उत्खनन हुआ था 1953 में, और ये उत्खनन किया था 53 से 56 के मध्य यज्ञदत्त शर्मा ने। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बना है, कई बार आया है ये। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल और उत्खनित किया गया स्थल कौन सा था, तो आपका उत्तर होगा बनावली। क्या होगा आपका उत्तर? आपका उत्तर होगा, सॉरी, आपका उत्तर होगा रोपड़। आपका उत्तर होगा रोपड़। रोपड़ वो स्थल है जो स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले खोजा गया था और सबसे पहले इसका उत्खनन किया गया था। अगर वो द्वितीय स्थल की बात करें कि अगर पहला स्थल रोपड़ था तो द्वितीय स्थल कौन सा था, फिर ये बताइए। जो द्वितीय स्थल था वो हमेशा आपको याद होना चाहिए, द्वितीय स्थल था कालीबंगा। कौन सा स्थल था? ये सवाल कई बार आया है, कई गाइडों में ये लिखा हुआ है गलत, गलत ऐसे लिखा हुआ है, उनमें बताया गया है कालीबंगा को, कालीबंगा नहीं है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया और उत्खनित किया गया अगर कोई स्थल था तो उस स्थल का नाम है रोपड़। रोपड़ है कहां? पंजाब में। अगर दूसरे स्थल की बात की जाए तो दूसरा जो स्थल है वो है कालीबंगा, और कालीबंगा कहां है? हनुमानगढ़, राजस्थान में। यहां तक कोई दिक्कत? आगे यदि हम बात करते हैं रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? अगर ये बात की जाए
तो जो रोपड़ था, अगर नदी की बात करूं तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे स्थित था। ये भी महत्वपूर्ण है। देखो कई बार सवाल जब आएंगे तो ये सवाल कई बार आए हैं, या तो आपसे सीधा पूछ लेगा कि ये स्थल किस नदी के किनारे स्थित था, या वो क्या करता है, दो टेबल बनाएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इधर लिखेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और इधर लिखेगा नदियां, और आपसे कहेगा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में ये सुमेलित करने वाले सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है, इसका महत्वपूर्ण और एक कारण यह भी है कि इस एक ही सवाल में वो आपसे 4 जानकारियां प्राप्त कर रहा है कि इधर 4 स्थल दिए, उधर 4 नदियां दी। अगर उनमें से एक भी आपको नहीं आता है तो उसको सम्मिलित करना कई बार कठिन काम हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है, जितने भी महत्वपूर्ण स्थल जो मैं पढ़ा रहा हूं वो स्थल किन किन नदियों के किनारे स्थित थे वो आपको याद रखना है। तो जो नदी थी, जो रोपड़ था, वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूं और रोपड़ से जो अवशेष या सामग्री प्राप्त हुई है, एक ही महत्वपूर्ण अवशेष या सामग्री यहां से प्राप्त हुई है और यही एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछी जा चुकी है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की संभावना 100% है। और ये है, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि देखिए कुछ जब कब्र खोदी गई थी ना, तो कुछ कब्रों में हमको या कुछ जब हड्डियां प्राप्त हुई थी तो उसमें हमको एक साक्ष्य मिला था कि मानव के साथ हमको कुत्ते की हड्डियां प्राप्त हुई थी। मानव के साथ किसकी हड्डियां प्राप्त हुई थी? किसी कब्र को खोदा गया, उस कब्र में हमें हड्डी मिली थी। उन हड्डियों के बारे में हमने अनुभव किया, उत्खनन किया जब उनका, तो हमें पता लगा कि इस कब्र में मानव की हड्डी और कुत्ते की हड्डी एक साथ है। इसका सीधा सा यह अनुमान लगाया गया था कि यहां के जो लोग थे उनका पालतू जानवर था कुत्ता, वफादार जानवर था कुत्ता, और इस समय मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित थी। इसका मतलब यह हुआ कि इस समय मालिक के साथ, मालिक की जब मृत्यु होती थी तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। इसके साक्ष्य 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। पहला है बुर्जहोम और दूसरा है कश्मीर। बुर्जहोम जो कश्मीर से प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थल है रोपड़ जो पंजाब से प्राप्त हुआ है। मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। अगर ये पूछे कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, हिट सवाल है ये। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य देखिए 2 जगह से मिले हैं। पहली है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य, पहला प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। बुर्जहोम स्थित है जम्मू कश्मीर में, और दूसरा प्राप्त हुआ है इसका साक्ष्य रोपड़ से, और रोपड़ स्थित है पंजाब में सतलज नदी के किनारे। इन दोनों ही स्थलों से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के क्या प्राप्त हुए थे? साक्ष्य प्राप्त हुए थे। देखो सवाल मैं ये लिख रहा हूं, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, सवाल मेरा ये है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं स्क्रीन पर, सवाल ये है कि मानव के साथ, सवाल ये है सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य
कहां से प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त हुए, यह है सवाल। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन है ए बुर्जहोम, ऑप्शन बी है रोपड़, ऑप्शन सी है गनेड़ीवाल और ऑप्शन डी है चिरांद। ये सवाल है और सवाल ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुई। तो अभी आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया है कि बुर्जहोम से भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं और रोपड़ से भी मिले हैं। फिर अब आप ही हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, और आपने बताया कि बुर्जहोम से प्राप्त हुआ, रोपड़ से प्राप्त हुआ, और ऑप्शन में आपने दोनों दे दिया। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर तो एक ही होगा। इन चारों में से एक ही आंसर सही है। देखो वैसे ये दोनों सही हैं, लेकिन ऊपर जरा ध्यान दीजिए, सवाल आपसे ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, वो किसकी बात कर रहा है? वो इंडस वैली की बात कर रहा है, वो सिंधु घाटी की बात कर रहा है। अगर सिंधु घाटी की बात आए तो आपका उत्तर होगा रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे वो प्राप्त हुए थे रोपड़ से। बुर्जहोम से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपके ध्यान रहे कि बुर्जहोम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। बुर्जहोम एक स्थल है नवपाषाण कालीन स्थल। ये स्थल कब प्राप्त हुआ था? नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ था। और ये कैसा स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है। सवाल आपका क्या कह रहा है? वो सवाल ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है। ध्यान रखना, अगर वो लिख कर देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो वो स्थल है कौन सा? रोपड़। प्राप्त यहां से भी हुए बुर्जहोम से, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, ये एक नवपाषाण कालीन स्थल है। तो ये महत्वपूर्ण स्थल ये महत्वपूर्ण स्थल था आपका, जिसका नाम था रोपड़। इसके बारे में आपको याद रखना है, दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। पहली ये पता होनी चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खोजा गया और उत्खनित किया गया जो स्थल था उसका नाम था क्या? रोपड़। दूसरा याद रखना है कि रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल था जहां से हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के क्या प्राप्त हुए थे? साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला महत्वपूर्ण स्थल की तरफ चलते हैं हम। अगला स्थल है, इसका नाम है राखी गढ़ी। अगला स्थल है राखी गढ़ी। अगला स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की बात करें हम तो राखी गढ़ी स्थित है हरियाणा में। कहां स्थित है? राखी गढ़ी जो स्थित है, राखी गढ़ी स्थित है कहां? हरियाणा में स्थित है। इसकी जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर रफीक मुगल ने। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी डॉक्टर रफीक मुगल। इसकी खोज की थी डॉक्टर रफीक मुगल ने। डॉक्टर रफीक मुगल ने इसकी खोज की थी। ये वही डॉक्टर रफीक मुगल हैं जिनके बारे में आपको याद आ रहा होगा। इन्हीं डॉक्टर रफीक मुगल ने सिंधु घाटी सभ्यता का एक नामकरण किया था और इन्होंने ही इसे क्या कहा था? सिंधु घाटी सभ्यता। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इन्होंने इसे क्या कहा था? सिंधु घाटी सभ्यता या वृहत्तर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या वृहत्तर सभ्यता कहा था किन्होंने? डॉक्टर रफीक मुगल ने। और डॉक्टर रफीक मुगल ने ही खोज की थी किसकी? इन्होंने ही खोजा था किसको? सॉरी, डॉक्टर रफीक मुगल ने इसको कहा था, इसका नामकरण किया था सिंधु घाटी सभ्यता या वृहत्तर सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता या बृहत्तर सभ्यता। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। देखिए दोस्तों, राखी गढ़ी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको ये याद रखना है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के, संपूर्ण का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। भारत के अलावा यह सभ्यता पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी फैली हुई थी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सिंधु भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, देखो मैं आपसे बात करता हूं और यहीं से ही सवाल आता है। यहां सवाल यह आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर कौन कौन से हैं, जिनको सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा नगर कहा जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर, बड़े नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगरों की यदि मैं बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगरों की यदि बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो बड़ा नगर आता है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। दूसरा जो बड़ा नगर आता है उसका नाम है हड़प्पा। तीसरा जो बड़ा नगर आता है उसका नाम है गनेड़ीवाल। क्या नाम है? गनेड़ीवाल। जो चौथा बड़ा स्थल आता है उसका नाम है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और जो पांचवा बड़ा स्थल आता है उसका नाम है धौलावीरा। क्या नाम है? तो अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बड़े नगर कौन से हैं, तो 5 सबसे बड़े नगर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल, राखी गढ़ी और धौलावीरा। मोहनजोदड़ो आपको पता है ये जो तीनों स्थल है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेड़ीवाल, ये तीनों स्थल कहां स्थित हैं? ये तीनों स्थल स्थित हैं पाकिस्तान में। गनेड़ीवाल जो है वो पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत में है। किस प्रांत में है? पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत में है। मोहनजोदड़ो जो है वो कहां स्थित है? वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ये तीनों स्थल कहां है? पाकिस्तान में। बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अगर वो बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ध्यान रखना हमेशा कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित बड़ा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित बड़ा नगर, भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखी गढ़ी। और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखी गढ़ी। यही तो है सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनेड़ीवाल। और ये तीनों कहां है? पाकिस्तान में। भारत का जो सबसे बड़ा नगर है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहां है? हरियाणा में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा नगर है राखी गढ़ी और सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर है राखी गढ़ी। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बड़े नगर हैं। लेकिन अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, सवाल यह है, ध्यान से देखना, सवाल मेरा यह है कि निम्न में से कौन सा नगर, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है? सवाल मेरा यह है। इसमें ना मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। वो चाहे भारत में हो, चाहे भारत के अलावा पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहला मैंने आपको ऑप्शन दिया मोहनजोदड़ो, बी में मैंने आपको दिया
हड़प्पा। सी में मैंने आपको दिया गनेड़ीवाल, गनेड़ीवाल। और डी में मैंने आपको दिया राखीगढ़ी। क्या दिया? राखीगढ़ी। और अब बताइए, सवाल मेरा यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली। आपका सीधा सा ध्यान जाएगा, उत्तर है आपका क्या? मोहनजोदड़ो। सही भी है आपका उत्तर, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जब मैंने आपको 5 बड़े नगर बताए थे, तो उसमें एक नगर, सबसे बड़ा जो नगर था वो क्या था? मोहनजोदड़ो था। लेकिन मैंने अभी सवाल लिख दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, आपने उत्तर दिया मोहनजोदड़ो। मैंने कह दिया ये उत्तर गलत है आपका। तो आप यही कहोगे कि आपने हमको ऐसा ही पढ़ाया है, इससे पहले जब मैंने आपको बताया है तो मैंने यही स्थल बताया है, और अब मैं इसको गलत कर रहा हूं। ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए 2015-16 में एक खोज की गई थी, और उस खोज के आधार पर 2015-16 में जो खोज की गई थी, उस खोज के आधार पर राखीगढ़ी, इन सारे स्थलों की खुदाई की गई थी और इनका क्षेत्रफल मापा गया था। तो 2015-16 में एक स्थल है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी स्थल स्थित है कहां? हरियाणा में। इसकी जब मापतोल की गई तो जो इसका क्षेत्रफल निकला था, इसका क्षेत्रफल था 410 हेक्टेयर। कितना क्षेत्रफल था इसका? 410 हेक्टेयर। और जब इस क्षेत्रफल की तुलना अन्य स्थलों के क्षेत्रफलों से की गई तो यह बात निकलकर सामने आई कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल का क्षेत्रफल 410 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं था। तो 2015-16 में एक नई खोज हुई है, और इस नई खोज के अनुसार यह बात निकलकर सामने आई कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, संपूर्ण का मतलब है वो चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, और चाहे अफगानिस्तान में हो, तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, वो स्थल अब कहां स्थित है? वो स्थल अब स्थित है हमारे भारत में, राखीगढ़ी, हरियाणा में। अब इसका उत्तर ये हो जाएगा गलत। अब इसका उत्तर क्या होगा? राखीगढ़ी। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आपसे ये पूछा जाए, अब वर्तमान की बात करें तो बड़ा कौन सा होगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का क्षेत्रफल कितना है? 410 हेक्टेयर। ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? राखीगढ़ी के बारे में। अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। वर्तमान में संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में जो सबसे बड़ा स्थल है, उस स्थल का नाम है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी जो स्थल है ये स्थित है कहां? हरियाणा में। राखीगढ़ी से यदि मैं बात करूं कि यहां से अवशेष क्या प्राप्त हुआ, तो यहां से एक ही अवशेष प्राप्त हुआ है जो काम के लायक है। वो अवशेष है पिट्ठू के खेल के साक्ष्य। बच्चे पिट्ठू खेलते हैं ना, ये ध्यान रखना। पिट्ठू के खेल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? राखीगढ़ी से। पिट्ठू के खेल के साक्ष्य, पिट्ठू के खेल के साक्ष्य जिस स्थल से प्राप्त हुए थे, उस स्थल का नाम है क्या? राखीगढ़ी। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि हमने आज कौन कौन से स्थल पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अध्ययन किया है। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन स्थलों से सवाल पूछे जाते हैं। जो पहला स्थल हमने पढ़ा था वो था बनावली। बनावली हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ये जो स्थल था वो रंगोई नदी के किनारे स्थित था। यहां से जो हमको अवशेष प्राप्त हुए थे, मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ था, उन्नत किस्म के जौ, तिल एवं सरसों के ढेर, तांबे का बना हुआ बाणाग्र और मातृ देवी की लघु मृण मूर्ति हमें यहां से प्राप्त हुई थी। उसके बाद आपको इस स्थल के बारे में विशेष चीज ये रखनी है, याद रखनी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी
नालियों की व्यवस्था, जल की निकासी की व्यवस्था, उसका अभाव था। कहां? इस स्थल पर उसका अभाव था, बनावली में उसका अभाव था। इसके बाद हमने अगला महत्वपूर्ण स्थल पढ़ा था जिसका नाम था धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों स्थित है गुजरात में। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में की गई थी जगपति जोशी के द्वारा। इसका उत्खनन 1990-91 ईस्वी में किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ये जो स्थल था वो मानसर और मनहर नालों के मध्य था। इसको कहा जाता है, इसका उपनाम है वीरा का कुआं और आयताकार नगर कहा जाता है धौलावीरा को। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमें यहां से कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई थी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने ये थी कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। हमें यहां से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हमें यहां से खगोलीय पर्यवेक्षणशाला हड़प्पा सभ्यता की पहली, इसमें ये भी आप लिख सकते हो हड़प्पा सभ्यता की पहली, हड़प्पा सभ्यता की पहली जो खगोलीय पर्यवेक्षणशाला प्राप्त हुई थी वो कहां से प्राप्त हुई थी? वो हमें प्राप्त हुई थी कहां से? धौलावीरा से। उसके बाद हमें यहां से कृत्रिम जल संरक्षण पद्धति या उन्नत जल तकनीक के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए थे? धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। धौलावीरा के बारे में दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। महत्वपूर्ण चीज ये याद रखनी है आपको धौलावीरा के बारे में, ध्यान रखना। हाल ही में यह सवाल पूछ लिया गया है आरएस प्री में। आरएस प्री हुआ है अभी अक्टूबर में, उसमें सवाल पूछा गया था कि हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो उस स्थल का नाम है धौलावीरा। आपको ये याद रखना है, हाल ही में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, हाल ही में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट का सवाल है, पूछ भी लिया गया है कि हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को, हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? उसका नाम है धौलावीरा। अगला स्थल था सुरकोटदा, गुजरात में स्थित है। 1960 ईस्वी में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। यहां से हमको घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ है और तराजू का परड़ा प्राप्त हुआ है। इसके बाद हमने अगला स्थल पढ़ा था रोपड़। रोपड़ प्राप्त हुआ है पंजाब से। इसकी खोज 1950 ईस्वी में ब्रजवासी लाल या बीबी लाल ने की थी। इसका उत्खनन 1953 से 56 ईस्वी के मध्य यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और यहां से एक महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने आई थी, वो ये थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया और उत्खनित किया गया प्रथम स्थल था रोपड़, और जो दूसरा स्थल था उसका नाम था कालीबंगा। रोपड़ जो था वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। फिर यहां से जब हमने अवशेषों की बात की तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये निकलकर सामने आई थी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे रोपड़ से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य बुर्ज होम कश्मीर से भी प्राप्त हुए थे, लेकिन बुर्ज होम कश्मीर जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल ना होकर ये नवपाषाण कालीन स्थल था। जबकि आपसे अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था उसका नाम है रोपड़। आगे हमने पढ़ा था राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी की खोज डॉक्टर रफीक मुगल ने की थी और इन्हीं डॉक्टर रफीक मुगल ने सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या वृत्तर सभ्यता भी कहा था। इसके बाद हमने अध्ययन किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के यदि बड़े नगरों की बात आए कि कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर हैं, तो उसके बारे में हमने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेडीवाल, राखी गढ़ी और धौलावीरा, ये 5 सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर हैं।
जिसमें से तीन जो शुरू के तीन स्थल हैं वो स्थित है पाकिस्तान में, और राखी गढ़ी और धौलावीरा ये स्थल स्थित है भारत में। लेकिन 2015-16 में जो नई खोज हुई उसमें ये सामने आया कि राखी गढ़ी का क्षेत्रफल 410 हेक्टेयर था। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो अब आपका उत्तर मोहनजोदड़ो ना होकर आपका उत्तर होगा राखी गढ़ी। इसके बाद हमने पढ़ा कि राखी गढ़ी से हमको पिट्ठू के खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसके अवशेष प्राप्त हुए थे। दोस्तों अगली क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों और इसकी अन्य जानकारियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।